multiplier effect which we have been talking about. Thank you, sir. Sir, I'm Waheed Rahman from Kashmir, and my question is because we are talking business and government, and Kashmir में we have no business, so politics is the biggest business. और क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, usually you have good governance and bad governance. In Kashmir we have no governance. और खैर ज़रूरी बात यह है कि हम आपके साथ जो बात करना चाहते हैं, it's because you are a prosperous candidate, you are very strong in BJP. So we are talking you as a BJP member, very important member in BJP. हमारी वहाँ की सबसे बड़ी कैजुअलिटी है कि कांग्रेस हैज़ कंट्रोल्ड द एंटायर पॉलिटिकल शो ऑफ कश्मीर, ऑल्दो वी आर गारंटीड बाय 370. और अगर आप देखो आर्टिकल 370 कहता है कि एवरी कश्मीरी इज़ अ कश्मीरी एंड प्लस ही इज़ एन इंडियन. बट हमारी सारी जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसमें इतना माइक्रो मैनेजमेंट है होम मिनिस्ट्री का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्पेशली कांग्रेस मीन्स इंडिया इन कश्मीर, बिकॉज इट्स अ फैक्टर इन कश्मीर. अलायंस में, कोलिशन में बीजेपी का एक बहुत डिस्टेंस रहा है कश्मीर सियासत के साथ. सिर्फ आर्टिकल 370 को छोड़ के बाकी पाकिस्तान को गालियाँ देना है, ठीक है, विच इज़ गुड, फाइन. लेकिन कश्मीर में 80 लाख लोग रहते हैं जिनकी उम्मीदें होती है. वाजपेयी साहब ने एक इनिशिएटिव इनिशिएट किया 2002 में, एंड आफ्टर 1947 जब से एक्सेशन हुआ है, 2002 में कश्मीर में पहली बार जमहूरियत आई है. It was the first fair election in the history of Kashmir, and people acknowledge it. Today, Prime Minister Manmohan Singh comes to Kashmir. He is being hosted by black flags. 2 दिन कर्फ्यू रहता है कश्मीर में. कल ही आए थे. वाजपेयी जब 2002 में कश्मीर आए, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे आए, उनका इस्तकबाल हुआ, although he was from BJP. लेकिन गर्ज कहने का यह है कि काफ़ी चीज़ें हो रही है. आप एक मुस्लिम माइनॉरिटी को भी एड्रेस कर रहे हैं रेस्ट ऑफ कंट्री में, लेकिन कश्मीर का मुसलमान भी आपसे थोड़ी बहुत उम्मीद लगाए रहा है. और जो चीज़ें आप कर सकते हैं गुजरात से कश्मीर के लिए, एक थोड़ा सा आप अपना थोड़ा इमोशनल दायरा एक्सटेंड करें कश्मीर के लोगों के लिए. और आप देखिए शायद कश्मीर के लोग, कश्मीर के मुसलमान आपके लिए अपने दरवाजे खोल दे, और जिससे हिंदुस्तान का मुसलमान भी काफ़ी आपके नज़दीक आएगा. दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, कश्मीर में काफ़ी बेरोज़गारी है, आपके पास यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स है, काफ़ी कॉरपोरेट कंपनीज है, थोड़ा सा आप टोकन वैल्यू के लिए चंद कश्मीरियों को नौकरी दे एम्प्लॉयमेंट के तरीके में. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि CBI बना के, NIA बना के काफ़ी कश्मीरियों को पूरे मुल्क में सस्पेक्ट की वजह से बंद किया गया है, प्रेजुडिस की वजह से बंद किया गया है. चंद लोग आपके जेलों में भी है. CBI वाले में मैं और आप बराबर है. थोड़ा सा सर, थोड़ा सा कुछ गुडविल के लिए चंद कश्मीरी अगर आप कर सकते हैं, इट विल बी द बिगेस्ट रिकॉन्सिलेशन यू कैन डू फॉर कश्मीर. शुक्रिया. ओके, लेट्स जस्ट गो बैक. मैं इस बात से, देखिए, मैं कश्मीर के कई युवकों से इन दिनों मुझे संपर्क का अवसर मिल रहा है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और जो भावना बताई, बड़ी जेन्युइन बातें बताई है. अब वहां के नौजवान को रोजी रोटी चाहिए, उसको विकास चाहिए, कोई तो केयर करो भैया. और मैं पूरी तरह सहमत हूँ भैया, पूरी तरह सहमत हूँ. मेरा नाम सौरभ शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ, जोश नाम की संस्था के साथ काम कर रहा हूँ. सर, 2-3 चीज़ें थी. एक तो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो नागरिकों के पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, और सरकार 2 तरीके के काम करती है. एक डिसीजन लेना करती है और दूसरा उसकी मॉनिटरिंग करती है. क्योंकि इस देश में अभी सुबह से हम सुन रहे हैं 60% युवा हैं, तो क्या हम उनको किसी तरीके से, किसी प्रोसेस से डिसीजन मेकिंग और मॉनिटरिंग का हिस्सा बना सकते हैं सरकारी कार्यक्रमों का? पहला. दूसरी चीज़, मैं आपसे पर्सनल एक अपील करना चाहूँगा कि इस देश में 60% युवा है, क्या बीजेपी ये शुरुआत कर सकती है कि जो आप वोट टिकट देते हैं उसमें 1/3 युवाओं को टिकट दिया जाए ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में हो सके? तो सर, ये दूसरी बात. तीसरी एक छोटी सी बात वो ये है कि हम लोग सर एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, और मिस्टर कोठारी ने अभी असर रिपोर्ट की बात करी. सर, कहा जाता है कि बच्चे क्लास में पढ़ नहीं पाते और उनको 2 और 2 4 कहना नहीं आता. सर, इस देश में 15 लाख टीचरों की कमी है. बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं पर टीचर नहीं है. हम दिल्ली जैसी राजधानी में रहते हैं, वहां 2 कमरे के स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं. सरकार सिर्फ 3% अपने GDP का देती है शिक्षा के लिए. और सर, इसी देश में केंद्रीय विद्यालय जैसी चीजें भी हैं जो सरकार चलाती है. सर, इसी देश में टीचर्स हैं
टीचर यूनियंस हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है और वो सरकारें गिरा देते हैं। सर, अभी एक मीटिंग हुई MHRD में, बहुत सारे बिजनेस हाउसेस गए और उनसे कहा गया कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ, एक कदम था कि आप लोग बताइए कहाँ कहाँ आप स्कूल चलाएंगे। देश में 600 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिर्फ 50 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिए गए। जब उनसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के ट्राइबल्स को कौन पढ़ाएगा, गुजरात के ट्राइबल्स को कौन पढ़ाएगा, राजस्थान, यूपी, बिहार के दलितों के गांव में कौन पढ़ाएगा, तो उनका कहना था, मैं बिल्कुल प्रॉफिट और कॉर्पोरेट्स के खिलाफ नहीं हूं, उनका कहना था वहां प्रॉफिट्स नहीं है। सर, हमें यह भी देखना होगा जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है और वो कितना सीरियसली लेते हैं इस चीज को कि क्या एजुकेशन एक इशू हो सकता है, या जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो देश को कितना आगे ले जाएंगे। थैंक यू सर। All right, we'll switch sides. We'll come back to this side. Let's just go back at the back. Yes, young man. Good evening, respected sir. My name is Atif. I'm from Bombay. First off, let me let you know that I love your social media presence, and I love how you've utilized that tool to reach out to the vast audience of the youth of India. A large number of the Indian